चलिए, जहाँ पर मैंने रोका था श्याम शाह, मैं वहीं पे शुरू कर रहा हूँ। आप मेरे साथ आ जाइए और हम बात कर रहे हैं श्याम शाह के बाद आएगा महीपति शाह। महीपति शाह का काल है 1631 से 1635। महीपति शाह के क्वेश्चन क्या देख लीजिए। श्याम शाह 1611 से 1631 रहे थे। उसके बाद शासक बने महीपति शाह 1611 से 1635 बने हैं पवारों के राजा। सबसे उम्रदराज शासक हैं महीपति शाह। चलिए, वीर योद्धा भी थे। चलिए, इन्हें गर्भंजक कहते हैं। चलिए ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं गर्भंजक क्यों कहते हैं। चलिए, इन्होंने अपने समय में रोटी सूची प्रथा चलाई। रोटी सूची प्रथा देखिए, पहाड़ पर क्या होता था, बिना सिले कपड़े पहन के खाना बनाया जाता था। इन्होंने उस प्रथा को तोड़ा और कहा कि सिले हुए वस्त्र पहनकर रसोई में खाना बनाया जा सकता है। सिले हुए वस्त्र पहनकर, उसे ही रोटी सूची प्रथा कहते हैं। महीपति शाह ने चलाई। इनके समय में कुंभ मेले के दौरान नागा साधु की हत्या करवा दी गई थी। देख लीजिए, बड़े इरिटेट हो गए थे नागा साधु को देखकर, इसलिए इन्होंने हत्या करवा दी थी। आप देख लीजिए तो क्वेश्चन बन जाता है, नागा साधु की हत्या किसके समय में किसने करवाई। बिल्कुल ठीक बात है। अब छोटा चीन का युद्ध जाना जाता है, तुमुल का युद्ध भी कहते हैं। इस युद्ध में लड़ते हुए मारे गए थे। तुमुल का युद्ध सतलज नदी के तट पर तिब्बत के साथ युद्ध हो रहा था। छोटा चीन का युद्ध इसलिए कहते हैं। अब बात यह है कि इसको लेकर के क्या डिस्प्यूट है। देखिए, कहीं पर ये 1635, देखिए आप देख रहे होंगे कि भाई साहब यहाँ तो काल 1635 लिखा आपने 31 और ये 1640, ये बड़ा डिस्प्यूट है। तो इसलिए आप सन में मत जाइएगा महीपति शाह का। आप ये तुमुल का युद्ध या छोटा चीन का युद्ध, तिब्बत वर्सेस पवार हो रहा है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, जिसमें लड़ते हुए इनकी मार जाएंगे। ठीक होगी बात। महीपति शाह आगे चलता हूं। महीपति शाह के 3 वीर सेनापति थे। बिल्कुल ठीक बात है। नंबर 1 बनवारी दास, नंबर 2 रिखोला लोधी। रिखोला लोधी को गढ़वाल का रखवाला कहते हैं। और तीसरे माधो सिंह भंडारी। बिल्कुल ठीक बात है, माधो सिंह भंडारी। रोटी सूची प्रथा चलाने में इन्हीं का हाथ होगा। आप देख लीजिए, पीछे मैं बता चुका हूँ किस राजा के समय चल रही है। चलिए, अब माधो सिंह भंडारी की बात करूं, इन्होंने जोन्यागढ़ का किला जीता था। मोला राम ने क्या कहा है माधो सिंह भंडारी को, ये याद कर लेना चाहिए। प्रचंड भुजदंड की उपाधि दी है मोला राम ने माधो सिंह भंडारी को, प्रचंड भुजदंड की उपाधि दी है। अब पहाड़ी काटकर मलेथा नहर बनवाई। मलेथा नहर कहाँ है, टिहरी में। इसके निर्माण में इनका बेटा मारा जाएगा। अब देख लीजिए, इतनी वीरता दिखाई, तो वीरतापूर्ण कार्यों के लिए क्या पवाड़े गाए जाते हैं। पवाड़े मैं आपको बता चुका हूँ, वीर गाथा युग जो गीत होते हैं उन्हें पवाड़े कहते हैं। ये भी तुमुल के युद्ध में मारे जाएंगे। बिल्कुल ठीक बात है। तो माधो सिंह भंडारी की हम बात कर रहे हैं। कहीं कहीं माधो सिंह भंडारी को भी गर्भंजक कहा गया है, कहीं पर उन्हें कहा गया, महीपति शाह को कहा गया है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कहीं पर माधो सिंह भंडारी को कहा गया। दोनों एक ही काल है, आप याद रखिए, दोनों उनके सेनापति हैं ये। तो देख लीजिए, ऐसी रोटी सूची प्रणाली महीपति शाह में पड़ा। माधो सिंह भंडारी नेतृत्व तो कर रहे होंगे ना चीजों का। प्रचंड भुजदंड कहा गया माधो सिंह भंडारी को। किसने कहा है, मोला राम ने कहा है। मलेथा नहर बनवाई। बिल्कुल ठीक बात है, इनका बेटा मलेथा नहर बनवाते हुए मारा जाएगा। टिहरी में मलेथा नहर है। ठीक है, चलिए, श्याम शाह कहते 1624 में श्याम शाह के समय। बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, ये पीछे से क्वेश्चन उठ के आया हुआ है, कहीं जगह पे अलग अलग दे रखा है। आप जानते हैं हमने पीछे श्याम शाह पढ़ा था। श्याम शाह का काल था 1611 से 1631, तो उसी कड़ी में इसे जोड़ लेंगे। कहते हैं कि 1624 में श्याम शाह के समय एंड्राडरे गढ़वाल के रास्ते तिब्बत गया था। ठीक बात है। तो कहते गढ़वाल नरेश ने उसके साथ अत्याचार किया था, ये वहां पर जोड़ लेंगे तो आप देख लेंगे 1600। अब हमने पढ़ा ही था 1624 में श्रीनगर आया था, शोपरंग में चर्च बनाई थी। फिर आपसे पूछे कि गढ़वाल के रास्ते जाते हुए किस राजा ने अत्याचार किया था, तो श्याम शाह को आप देख लेंगे। ठीक होगी बात। ये श्याम शाह में कनेक्ट होगा। ये मैंने यहाँ लिख दिया है, बुक्स में अलग अलग दे रखा था तो मैंने यहाँ लिख दिया, राजा का नाम लिख दिया, जिससे आपको स्पष्ट हो जाए। ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चलिए, एक पुस्तक लिखी सी वेल्स ने। सी वेल्स ने पुस्तक कौन सी लिखी है, आप देखिए, अर्ली जेसुइट ट्रेवल इन सेंट्रल एशिया। इसी में महीपति शाह की तिब्बत अभियान का वर्णन है, जिसमें वो मारे गए थे। तो आप देख लीजिए, यहाँ पे आप एक बुक याद कर लेंगे। बुक का नाम है सी वेल्स की पुस्तक है अर्ली जेसुइट ट्रेवल इन सेंट्रल एशिया। महीपति शाह के तिब्बत अभियान का वर्णन मिलता है इसमें। ठीक होगी बात। चलिए, मैं आगे चलता हूँ। कर्णावती। देखिए, महीपति शाह हमने कहा तुमुल के युद्ध में मारे गए, तो उनका लड़का जो था वो छोटा था, जिसका नाम था पृथ्वीपति शाह। तो उनकी जो घरवाली थी, यानी महीपति शाह की पत्नी और पृथ्वी शाह की माँ संरक्षिका बन गई। ठीक है, इनके समय में नवाजत खां मुगलों का सेनापति था। आप कहेंगे मुगलों का सेनापति, तो मुगलों का राजा कौन होगा, शाहजहां। ठीक बात है, शाहजहां का सेनापति नवाजत खां ने आक्रमण किया था। ठीक बात है, इसने नवाजत खां को पराजित कर दिया था। अब देखिए, अलग अलग किताब मिलती है, किताबों में अलग अलग जानकारी मिलती है। आप कहेंगे क्या, मैं आपको बताता हूँ। एक जगह पे मैंने पढ़ा था कि रानी ने मुगल सैनिकों के नाक कान काट लिए थे, इसलिए इसे नाक कटी रानी कहते हैं। नाक काटी कहिए, कटी क्या, काटी, काटने वाली।
दूसरी जगह मैंने क्या पढ़ा, जो मुगल सैनिक थे वो महिला से हार गए तो उन्हें इतनी शर्म आई कि उन्होंने अपने नाक कान काट लिए। तो देखिए 2 बातें हो गई। खैर अब अलग अलग थ्योरी दे रखी है तो मैं इसलिए ज्यादा चर्चा नहीं करता। आप देख लीजिए नवाजत खां पराजित हुआ, ये पेपर में क्वेश्चन आया है। ये बात 1636 की है, तो 1636 की है तो हम ये मानना पड़ेगा महिपति शाह का इंतकाल 1635 में हो गया था। चलिए, और इन्हें क्या कहते हैं, गोंडवाना की दुर्गावती भी कहते हैं। आपको याद होगा गोंडवाना क्षेत्र मैंने आपको पढ़ाई भी थी, दुर्गावती अकबर के समय, तो इन्हें दुर्गावती से तुलना करते हैं। कर्णावती ने देहरादून में कर्णपुर नहर बनवाई, बिल्कुल ठीक बात है, राजपुर रोड पर। और इन्हें मवालस्यु महादेव का मंदिर बनवाया। ये मवालस्यु मंदिर कहाँ पे, टिहरी में है। किसने बनवाया, रानी कर्णावती ने बनवाया है। तो देख लीजिए इंपॉर्टेंट होगी, रानी कर्णावती हमने पढ़ लिया। अब महिलाओं, कौन कौन महिला किस किस की संरक्षिका रही, ये भी क्वेश्चन उठाना पड़ेगा, इस दृष्टिकोण से भी आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक होगी बात। चलिए मैं आगे चलता हूँ। नेक्स्ट कह रहा पृथ्वीपति शाह। अब पृथ्वीपति शाह बड़ा हुआ तो 1640 तक 64 तक काल है पृथ्वीपति शाह का। इसके समय में मुगलों के आक्रमण शुरू हुए और दून और भावर पर मुगल अधिपत्य स्थापित हो गया। इसने क्या करा, इसने दोबारा देहरादून पर अधिकार किया और देहरादून पे नगर बसाया। नगर का नाम अपने नाम से पृथ्वीपुर नगर बसाया। कई जगह पे देहरादून का पुराना नाम पृथ्वीपुर भी मिलता है, आप याद रखिएगा इसलिए। चलिए अब देखिए मैं आपको बताऊं, इसके समय की एक घटना बता देता हूं मैं। देखिए जब ये बैठा है ना, तो इस समय शाहजहां तो बुढ़ा हो गया है, तो उसके बेटे दारा सिको औरंगजेब में अपनी गद्दी के लिए संघर्ष शुरू हो गया है। मैंने आपको भारतीय इतिहास की जो वीडियो पढ़ाई उसमें मैंने आपको पढ़ाया उत्तराधिकार युद्ध, जिसमें हमने पढ़ा था बहादुरगढ़, धर्मत, सामूगढ़, खंजवा और देवराई के युद्ध हम पढ़ के आए थे। तो उसी युद्ध की बात कर रहा हूं। उस युद्ध में पराजित होने के बाद दारा सिको पराजित होगा। दारा सिको का लड़का सुलेमान सिको उत्तराखंड में भाग के आ जाएगा और पृथ्वीपति शाह उसे संरक्षण देगा। पेपर में क्वेश्चन आता है कि किसने अपने गढ़वाल का मान रखते हुए जो शरणार्थी था उसे शरण दी है, तो आप देखिए पृथ्वीपति शाह ने सुलेमान सिको दारा सिको का लड़का था। तो कहते हैं पृथ्वीपति शाह का लड़का मेदिनी शाह औरंगजेब से दबाव में था, तो औरंगजेब शासक बन जाएगा तो ये औरंगजेब को सौंप देगा, ठीक है, जिससे पृथ्वीपति शाह नाराज हो जाएगा, वो मेदिनी को दरबार से निकाल देगा। ऐसी कहानी है, ठीक है। तो आप देख लीजिए मैंने आपको दोनों एंगल बता दिए हैं। कहते हैं फिर मेदिनी शाह मुगल दरबार में रहेगा, मेदिनी शाह चला जाएगा यहाँ से और वहीं 1661 में मृत्यु हो गई। अब यहाँ पे आप देखेंगे किताबों में क्या लिखा हुआ है, कई जगह पे तो ये लिखा हुआ है कि मेदिनी शाह वहीं चला जाएगा, वहीं मृत्यु होगी। दूसरी जगह कहीं मेदिनी शाह को पृथ्वीपति शाह के बाद शासक भी दिखा रखा है, तो हो गया ना डिस्प्यूट। तो आपको उस पर ध्यान ही नहीं देना है। हमने ध्यान किस चीज पे देना है, हमने ध्यान देना है कि कौन आया, किसने संरक्षण दिया, ये हम देख लेते हैं, ठीक होगी बात। चलिए पृथ्वीपति शाह ने फतेह शाह को अपना उत्तराधिकारी बनाया, बिल्कुल ठीक बात हो गई, ठीक है जी। तो पृथ्वीपति का उत्तराधिकारी कौन बना, फतेह शाह बना। चलिए देखिए अब 1665 में खलीतुल्ला ने आक्रमण किया, गढ़वाल पर आक्रमण किया, बिल्कुल ठीक बात होगी। तो आपको याद रखना चाहिए खिल्लत खां या खलीतुल्ला 1655 में कहां पर आक्रमण किया, खलीतुल्ला ने दून घाटी पर गढ़वाल पर आक्रमण कर रहा है, ठीक होगी बात। एक बार इनकी माता से हार के जा चुके हैं ये, फिर माता के बाद इन्होंने दून पर कब्जा किया तो बेटे ने हटाया और पृथ्वीपुर पर कब्जा कर लिया। उसके बाद दोबारा से आक्रमण हो रहा है, तो आप समझ गए आक्रमण क्यों हो रहे हैं। इसका मतलब पृथ्वीपति शाह से औरंगजेब नाराज है। क्यों नाराज है, क्योंकि औरंगजेब के शत्रु यानी दारा सिको के लड़के को पृथ्वीपति शाह ने संरक्षण दिया है। तो इसी दबाव में हो सकता है मेदिनी शाह ने अपने पिता के विरुद्ध जाते हुए सुलेमान सिको को औरंगजेब को सौंप दिया होगा, संभव थे इसी तरह की कहानी रही होगी। चलिए मैं आगे आता हूं। देखिए तो मेदिनी शाह का मैंने आपको बताया, कहीं जगह पे मेदिनी शाह को शासक बताया गया, कहीं पर नहीं मिलता। खैर अब हम फतेह शाह पढ़ेंगे 1684 से 1716 तक। इसके काल को गढ़वाल का स्वर्ण काल की संज्ञा दी जाती है फतेह शाह को। इसकी संरक्षिका रानी कटोची। अब याद रखिएगा रानी कटोची किसकी संरक्षिका है, इससे पहले कर्णावती आ चुकी। कर्णावती किसकी थी, कर्णावती पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी। चलिए तो फतेह शाह को देखिए कवि मतीराम आएंगे। मतीराम फतेह शाह को क्या कहेंगे, छत्रपति शिवाजी की संज्ञा देंगे। मतीराम ने किस पुस्तक में कहा, व्रत कौमुदी में कहा है। व्रत कौमुदी में मतीराम फतेह शाह को क्या कहेंगे, छत्रपति शिवाजी कहेंगे। चलिए मोला राम ने अपनी किताब लिखी जिसका नाम है गढ़राजवंश काव्य, वो फतेह शाह को प्रीतम शाह के नाम से संबोधित करेंगे। चलिए ठीक हो गई बात। उसके बाद अगर जो मैं बात करूं फतेह प्रकाश में क्या कहा गया, फतेह प्रकाश में शील सागर और हिंदुओं का रक्षक भी कहा गया फतेह शाह को। चलिए
फतेह शाह ने सिरमौर के डाकुओं का दमन किया। सिरमौर का क्षेत्र आप समझ गए, हिमाचल प्रदेश वाला इलाका, वो लूटपाट करते थे, तो उनके डाकुओं का इन्होंने दमन किया है। चलिए, उसके बाद कह रहा है फतेह शाह को श्रीनगर में किस राजा ने पराजित किया। तो चंदों के साथ एक बार फिर हम देख रहे हैं झगड़ा हो गया है चंदों के साथ में। और चंदों का राजा कौन है? चंदों का राजा जगत चंद है। जगत चंद क्या कर रहा है? जगत चंद पराजित कर रहा है। अगर जो मैं बात करूं जगत चंद की, तो जगत चंद का काल जो हो जाता, चलिए मैं जगत चंद के काल की बात कर देता हूं। तो जगत चंद का काल 1708 से 1720 है। ये तो हम चंदों में पढ़ेंगे ही। तो जगत चंद ने फतेह शाह को पराजित किया। अब जगत चंद के समय कई विद्वान थे, उन विद्वानों के नाम देख लेते हैं। भूषण, मतीराम, जयशंकर, नीलकंठ, सुखदेव। बहुत आराम आराम से देखिए, सुखदेव मिश्र तो आपको याद हो जाएंगे। भूषण, मतीराम, जयशंकर, नीलकंठ, सुखदेव मिश्र। पूछ सकता है इसमें से कि किसके समय विद्वान है, तो मतीराम आप देख लीजिए, मतीराम भी इन्हीं के समय है, भूषण भी इन्हीं के समय है। भूषण की भी बात करूंगा मैं आगे। चलिए मैं आगे चलता हूं, आइए मेरे साथ आप। चलिए अब देखिए, इसने सिखों के 7वें गुरु हर राय के पुत्र राम राय को अपने यहाँ आमंत्रित किया। ठीक होगी बात। हम बात किसकी कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं, आप देखिए, हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं फतेह शाह की। फतेह शाह ने अपने यहाँ पे किसको आमंत्रित किया है? सिखों के 7वें गुरु हर राय के पुत्र गुरु राम राय को आमंत्रित किया। और गुरु राम राय को क्या जमीन दी? खुड़बुड़ा, बाजपुर और चमासारी गांव दान में दिए थे। ठीक होगी बात। तो आपसे पूछे कब आक्रमण किया, आमंत्रित किया था? 1699 में आमंत्रित किया था। ठीक है। अब आप कहेंगे 1600 इसमें आमंत्रित किया, तो एक क्वेश्चन यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। पेपर में क्वेश्चन आया, आपसे पूछेगा गुरु राम राय सबसे पहले कब आए थे? तो गुरु राम राय सबसे पहले 1676 में आए थे उत्तराखंड, 75-76 में गुरु राम राय सबसे पहले आए थे। और गांव जो दिए जा रहे हैं 1699 में, पेपर में क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, बाद में डिटेल बताऊंगा तो पढ़ाऊंगा। खुड़बुड़ा, बाजपुर, चमासारी गांव किसने दान दिए गुरुजी को? गुरुजी को ये गांव आपके फतेह शाह ने दिए हैं। 7वें गुरु राम राय के पुत्र हैं, हर राय के पुत्र हैं राम राय। उसके बाद हम आगे चलते हैं। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी। गुरु गोविंद सिंह जी से भेंगनी का युद्ध हुआ, इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। आपको एक बात बताता हूं मैं, फिर आगे चलता हूं। मैंने अभी पिछली वीडियो में उस पर डिस्कस भी किया था शायद, भेंगनी का युद्ध। जब मैंने अभी सिखों वाली वीडियो बनाई थी इतिहास की, तो उसमें मैंने डिस्कस किया था भेंगनी का युद्ध। तो आप देखिएगा भेंगनी का युद्ध क्या होगा। जो ये है आपका फतेह शाह, फतेह शाह और बिलासपुर के राजा जो होंगे, देखिए यहाँ पे होंगे आगे, ये लिखे हुए। फतेह शाह की कन्या का विवाह बिलासपुर के शासक भीमचंद से हुआ। ठीक होगी बात। अब मैं आपको बताता हूँ, आइए आप मेरे साथ वापस चलता हूँ वहीं। देखिए जो ये भीमचंद है ना, गुरुजी जो थे सिखों के 10वें गुरु, वो कहाँ रहा करते थे? वो आनंदपुर में रहते थे। आनंदपुर जो जगह है वो आपका इसी भीमचंद के राज्य में होती थी। अब गुरुजी का वर्चस्व बहुत बढ़ने लगा। गुरुजी का वर्चस्व इतना बढ़ने लगा कि भीमचंद चिढ़ने लगा, जिससे गुरुजी वहां से आ गए। गुरुजी सिरमौर के राजा के यहाँ पे आ गए और गुरुजी यहाँ पे पौंटा साहिब में रहने लगे। तब भीमचंद ने चिढ़ करके फतेह शाह के साथ वैवाहिक संबंध है, आप जानते हैं, लड़की की शादी कर रखी है, तो दोनों ने मिलकर गुरुजी पे हमला किया था, लेकिन पराजित हो गए थे दोनों भेंगनी के युद्ध में। ठीक है, ये लिखा हुआ है। भेंगनी कहाँ है? पौंटा साहिब के निकट है। तो यहाँ पे 10 से 18 सितंबर 1688 को फतेह शाह पराजित हुआ। तो ये हमारे यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया। इस युद्ध का उल्लेख गुरुजी ने विचित्र चित्र नाटक लिखा है, गढ़ राजवंश काव्य मोला राम ने लिखा, उसमें मिलता है। और गुरुजी ने पौंटा साहिब में किताब लिखी थी जिसका नाम था दसम ग्रंथ, उसमें भी इसकी जानकारी मिलती है इस युद्ध की। पौंटा साहिब में गुरुजी ने दसम ग्रंथ लिखा था। चलिए, आप फतेह शाह के समय में विद्वान थे, हमने भी पढ़ा ही। चलिए फतेह शाह के समय देखिए, फतेह शाह के काल में जयशंकर था एक विद्वान, जिसने फतेह शाह कर्ण की रचना की। फतेह शाह कर्ण ग्रंथ की रचना किसने की? जयशंकर ने की। चलिए, फतेह शाह का विस्तार हुआ और इसकी सीमा तिब्बत तक पहुंची। ठीक बात है। इसने सहारनपुर पर हमला किया, फतेहपुर नगर बसाया। बिल्कुल ठीक बात है, आज भी है। इसके समय कवि सुखदेव भी थे। सुखदेव ने भरत विचार पुस्तक लिखी है। और फतेह शाह का चाटुकार होते हैं, दरबारी लेखक हैं, तो फतेह शाह का यशोगान कर रहे हैं। कवि सुखदेव की किताब कौन सी होगी? कवि सुखदेव की किताब होगी भरत विचार। भरत विचार पुस्तक में फतेह शाह का यशोगान किया है। उसके अलावा जयशंकर ने कौन सी लिखी? फतेह शाह कर्ण, उसमें ठीक बात है। और भेंगनी का युद्ध हुआ, गुरुजी ने पराजित किया, आप देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट आता हूं मैं। इस पेज से क्वेश्चन बताऊं तो 7वें गुरु हर राय के पुत्र राम राय आए। राम राय जी 2 बार आए, मैंने आपको दोनों बता दिए। राम राय को गांव दान में मिले
आप देखते हैं खुड़बुड़ा, बाजपुर, चमासारी। और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह जी के साथ भेंगनी का युद्ध हुआ पौंटा साहिब के निकट। हमने बात कर ली, फतेह शाह पराजित हुआ, भीमचंद के साथ संधि हुई, तब दोनों ने आक्रमण किया था, बिलासपुर का शासक था, तो ठीक है हम बात कर ली। गुरु गोविंद सिंह जी ने विजय की थी तो इसकी जानकारी विचित्र चित्र नाटक में मिलती है। गणराजवंश काव्य मोलाराम ने लिखा है, उसमें जानकारी मिलती है। और जब मैं भारतीय इतिहास पढ़ता हूं तो वहां पे ये जानकारी मिलती है कि पौंटा साहिब में गुरुजी ने 10वीं ग्रंथ की रचना की थी, वहां पर वो इस युद्ध का उल्लेख करते हैं। ठीक बात है, आप वो वीडियो देख सकते हैं, वहां पर मैंने जिक्र कर रखा सिखों का उदय पार्ट 1 में। उसके बाद फतेह शाह के काल में जयदेव था, जयदेव ने फतेह शाह कर्ण की रचना की। फतेह शाह के समय गढ़वाल की सीमा कहां तक पहुंच गई? तिब्बत तक फैल गई है। सहारनपुर पर हमला करके फतेह शाह ने फतेहपुर नगर बसाया है। कवि सुखदेव हुए, कवि सुखदेव ने भरत विचार नामक पुस्तक लिखी है जिसमें फतेह शाह का यशोगान किया। चलिए फतेह शाह पूरे करते हैं आगे। फतेह शाह के समय हमने कहा तिब्बत तक साम्राज्य फैल गया था, राज्य में शांति व्यवस्था थी। कहते हैं इसके समय में घरों में ताले भी नहीं लगते थे। इस तरह के क्वेश्चन भी उठा लेते हैं पेपर बनाने वाले। चलिए, मुद्राओं पर जो सिक्के हैं उन पर संस्कृत भाषा और देवनागरी लिपि का प्रयोग हुआ है। बिल्कुल ठीक बात। हमने कहा इसके समय दरबार में नवरत्न थे। सुरेशानंद बर्थवाल इन्हीं के दरबार में थे। खेतराम धसमाना इन्हीं के दरबार में थे। रुद्रदत्त कमोठी इनके समय में थे। हरिदत्त नोटियाल इनके समय थे। बसवानंद बहुगुणा इन्हीं के समय थे। शशिधर डंगवाल इनके समय थे। सहदेव चंदोला इनके समय थे। कीर्ति कंथोला इनके समय थे। हरिदत्त थपलियाल इनके समय थे। तो नवरत्न का जिक्र हो गया, 9 विद्वान हो गए। ठीक बात है, तो मैं दोबारा देख लीजिए। सुरेशानंद बर्थवाल, खेतराम धसमाना, रुद्रदत्त की मोटी, हरिदत्त नोटियाल, बासवानंद बहुगुणा, शशिधर डंगवाल, सहदेव चंदोला, कीर्ति कंथोला, हरिदत्त थपलियाल। ठीक होगी बात। चलिए, कह रहा 1710 में कुमाऊं पर आक्रमण कर इन्होंने बैजनाथ जीता था। कि इन्होंने फतेह शाह ने बैजनाथ पर अधिकार कर लिया। ठीक होगी बात, बहुत बड़ी बढ़ाई नहीं होगी, लेकिन छोटी छोटी चीजें हमने उठा रखी। इनके समय मुगल चित्रकार आए थे, केहरदास और श्यामदास आए थे। पूरी गढ़वाल पेंटिंग जब पढ़ाऊंगा तो पूरा पढ़ाऊंगा केहरदास और श्यामदास चित्रकार। ठीक बात है। जब मैं मुगल चित्रकला पढ़ा के गया हूं अपनी वीडियो में तो वहां पे मैं इन्हें लिंक भी कर गया था। ठीक बात है। कहीं हरदास लिखा है, फिर श्यामदास लिखा है। ठीक है, तो हम बात करेंगे इसी तरह से। फिर हीरालाल, मंगतराम, मोलाराम। ठीक है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। देखिए, ये हरदास कई किताबों में केहरदास लिखा है। उसके बाद होंगे श्यामदास, गढ़वाल जो पेंटिंग की नींव रखेंगी। फिर उसके बाद होंगे हीरालाल। हीरालाल को गढ़वाल पेंटिंग का जन्म माना जाता है। हीरालाल के बाद मंगतराम, मंगत के बाद मोला। ठीक है, मोलाराम की हम किताबें लगातार पढ़ते आ रहे हैं। तो 5 इस तरह से गढ़वाल पेंटिंग की नींव रखेगी। तो श्यामदास और केहरदास मुगल दरबार से आए थे यहाँ पर। चलिए, इनके समय मुगलों के साथ संबंध सौहार्दपूर्ण थे। ठीक बात है। फतेह शाह की कन्या का विवाह बिलासपुर के शासक भीमचंद के पुत्र के साथ हुआ। बिल्कुल ठीक बात है। इसी वैवाहिक संबंध के कारण तो इन्होंने गुरुजी पर हमला किया था और भेंगनी का युद्ध हुआ। अभी हमने देखा पीछे आपने देखा, ये 18 सितंबर 1688 भेंगनी का युद्ध इसी संधि का परिणाम था। चलिए, मैं इसे इतना रोकता हूं, अगली वीडियो में आगे चर्चा करूंगा। आप देखिए, वीडियो लंबी ना हो, आपको पढ़ने में मजा है तो आप धीरे धीरे देखते रहिए। मैं सोचा था 2 पार्ट में खत्म कर दूंगा, लेकिन संभव नहीं है, अभी बहुत हिस्सा रह रहा है। तो उसके बाद तीसरी वीडियो में हमारा ये सेक्शन पूरा हो जाएगा, फिर चौथी वीडियो में हम आगे से करेंगे। चलिए, तब तक ध्यान रखिएगा अपना। अगर आपको मजा आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।